हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ हैशटैग पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 6। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने आपको पार्ट 1 हैशटैग में और पार्ट 2 आपको हैशटैग में करवा दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है बच्चों। आज हम इसमें सबसे मुख्य जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है किरचॉफ के नियम, ठीक है बच्चों, उसे मैं कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डाली है जो मैंने मूल्यांकन केंद्र पर कॉपियों को चेक करते समय महसूस किया है। और मैं आपको कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी दूंगा अंत में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से और कॉपी में नोट करते रहिए जो मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है बच्चों, जिसे ना समझ में आए वो वीडियो को रिपीट करके अगेन देख सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो फटाफट स्पीड से। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए फटाफट लाइक करो। गुड, चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना। पेन डाउन कर दो, पहले समझना उसके बाद देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहले मैं ऐसे समझता हूँ। कल मैंने आपको पार्ट 2 में यानी पार्ट 2 में मैंने आपको क्या क्या कराया था, जरा एक बार पहले उसे देख लेते हैं, क्योंकि पहले वो देखेंगे तभी हमें आज की टॉपिक समझ में आ पाएगी। ओके, चलिए तो मैंने आपको याद होगा बेटा, सेल का वैद्युत भागफल ई बराबर मैंने आपको लिखवाया था W/Q। बोलो लिखवाया था नहीं लिखवाया था? कॉपी सभी के पास होगी, फटाफट ओपन करो उसे, कॉपी को ओपन करो। मैंने उसमें देखो सेल का वैद्युत भागफल लिखवाया था। मैंने कहा था इसे EMF से प्रदर्शित करते हैं। क्या मैंने बताया था? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। याद आया कुछ? मैंने लिखवाया था आपको E बराबर W/Q। क्या होता है बेटा? E बराबर W/Q। चलिए थोड़ा सा पीछे देखते हैं। E बराबर आपका था W/Q। ठीक है, इसे नीचे वाले को बाद में देखिएगा, पहले से समझिएगा। तो मैंने लिखवाया था, याद होगा, प्रत्येकांक आवेश पर एक सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सेल का वैद्युत भागफल कहते हैं। और कल मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया भी था आपको, सॉरी नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि सेल वैद्युत भागफल एक वास्तव में बल नहीं है। यह क्या है? एक यह भ्रमित करता है कि यह एक बल है, जबकि वास्तव में सेल द्वारा पूर्ण परिपथ में दी गई ऊर्जा है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? गुड। फिर उसके बाद मैंने आपको याद होगा टर्मिनल विभवांतर पढ़ाया था। क्या बेटा पढ़ाया था? बी बराबर आपको लिखवाया था W/Q। देखो डेफिनेशन सेम थी, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ था। कॉपी में देखो फटाफट, सभी अपनी कॉपी में देखो फटाफट स्पीड से। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखवाया था, प्रति एकांक आवेश पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। देखो यही लिखा है सभी का, यही लिखा है। देखो रिवाइज भी हो रहा है साथ साथ में और समझ में भी आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमें इसी पे करने वाले हैं। फिर आपको याद होगा मैंने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताया था। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? मैंने आपसे कहा था बच्चों कि एक सेल है और इसमें इस तरीके से प्रतिरोध के साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये कहा था कि जब सेल बाहर की ओर जाता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, और जब अंदर आता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलता है। मैंने ये कहा था कि जब भी प्रतिरोध मतलब आपस में जोड़े जाते हैं टर्मिनल को, तो एक टर्मिनल यानी कि बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव और अंदर नेगेटिव से अंदर पॉजिटिव की ओर चलता है। ठीक है, उल्टा चलता है। इसके कारण यहाँ पर एक विरोधी बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यही है यार, यही लिखवाया था। जरा देखो फटाफट, लिखवाया था, तीनों डेफिनेशन लिखवाई थी। यानी मैंने E लिखवा चुका हूँ, आपको B लिखवा चुका हूँ और आपको R लिखवा चुका हूँ। तो बच्चों आज का यही हमारा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा अब डेफिनेशन को। सेल के वैद्युत भागफल तथा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, मतलब E, B और R में संबंध पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये टॉपिक सबसे मोस्ट है। आपका एक न्यूमेरिकल मिलता है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलता है ये डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाऊंगा। पहले इसे देखते हैं ध्यान से। सेल का वैद्युत भागफल जैसे इंग्लिश में लिखना हो, रिलेशन अमॉन्ग EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखिए जो बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जानते हो BSc में आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है। तो हमारी मेहनत दोनों में रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंग्रेज बन जाइए, यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ा सा इंग्लिश को देखा करो, अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं बता रहा हूँ फिर से, देखिए तो बच्चों ध्यान से, इससे हम नहीं देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा है कि हर डेरिवेशन में मैं लैंग्वेज को कभी रटाता नहीं हूँ। आप उसके खुद ऐसा मान लीजिए उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, आप बना सकते हो उसे अच्छे से, बस फिगर को आपको याद करना पड़ता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बेटा एक सेल है, बोलो है कि नहीं है? देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जो आपका अंडरलाइन करके ये बनाया गया है, ये हम एक लाइन को ग्राफ में दर्शाते हैं जिससे हमारी कोई चीज़ें बाहर ना जाए, क्योंकि मुझे ड्रॉ करने में बेटा थोड़ा सा समय लगता है इसमें। ठीक है, तो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो भी बना देते हैं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर वाला पार्ट बनाते हैं, इसके अंदर वाला। और मुझे खुशी इस बात की कि कुछ बच्चे मेरी बात को बड़ा गौर से सुनते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो नोट्स
करने के बाद भेजते हैं तो उन्होंने बड़ी सावधानीपूर्वक ये वाली लाइन नहीं खींची, बाकी अंदर का पार्ट बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ नालायक ऐसे स्टूडेंट हैं, देखिए चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं है, बट आप लोग ये समझदार हो कि अगर सर कुछ बता रहे हैं तो ध्यान से सुने। वो बाहर का भी बना देते हैं। इसका मतलब उनका सीधा सिद्धांत है, सर जो जो लिखाएंगे, जो एक्स्ट्रा लिखा होगा वो भी, अगर मैंने धोखे से कहीं बिंदु भी लगा दिया हो तो वो भी नालायक छाप डालेंगे। तो ऐसा ना करें भाई, ध्यान से पढ़ें। बेटा मैं आज इसी को लेकर के कुछ मूल्यांकन केंद्र से संबंधित बताने वाला हूँ, तो ध्यान से वीडियो को ज़रा देखें, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था एक सेल होता है, सेल में अंदर पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़ा होता है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, मैंने कहा था आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। बोलो कहा था नहीं कहा था? तो भैया यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बैटरी है तो सेल का वैल्यू भागफल होगा, यानी ई से रिप्रेजेंट कर दिया। आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, वोल्ट मीटर बी हो गया, ये कुंजी के फॉर की है ये, ठीक है। की फॉर कुंजी मतलब ऑन ऑफ करने वाली, आपने देखा है बगल में बटन लगी होती है, ऑन होता है, इधर ऑफ होता है। तो यानी ये की फॉर कुंजी, यानी के फॉर के कुंजी लगी हुई है, ठीक है। और आपका आर ये क्या है, प्रतिरोध है। ए क्या है, अमीटर। अमीटर से मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है जैसे स्टेबलाइजर वगैरह होता है जिसमें 200 300 400 500 इस तरीके से वोल्टेज दिखाता है, एक सुई होती है इस तरीके से वो शो करती है, तो वो बेटा अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की ओर धारा बहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखो जो जो इसमें मैंने बोला है, क्या क्या बोला मैंने कि सर सेल का वैद्य भागफल ई है, प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, वोल्ट मीटर बी है, कुंजी के है, प्रतिरोध आर है, मीटर ए है और धारा आई है। भैया बस यही सब में इसमें लिखना है। अब देखो जरा इसे ध्यान से देखो, माना एक सेल का वैद्य भागफल ई है, बिल्कुल है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, बिल्कुल है। कुंजी के है, प्रतिरोध आर है, मीटर ए से जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। सेल के 2 इलेक्ट्रोड जो मैंने आपका 6.3 यानी कि ये मैंने इसे नाम दे दिया कोई 6.3 के अनुसार एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है सर। ये जुड़ा हुआ है नहीं, यानी एक पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों टर्मिनल से, वो यही कह रहा है कि दोनों टर्मिनलों से एक क्या जोड़ा गया, वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है, ठीक है। कुंजी के को ऑन करने पर धारा आई बहती। भैया जैसी कुंजी यहाँ पे आप ऑन ऑफ करोगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है, जिसका मान हम अमीटर से पढ़ लेते हैं। यानी इस पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि सर 200 वोल्टेज है, 400 वोल्टेज है, 500 वोल्टेज है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? बोलो फिगर समझ में आ गया आपको? फिगर समझ में आ गया, फिगर के साथ से इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई? बोलो बोलो, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम जानते हैं माना बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो परस्पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैंने आपको देखो बताया था श्रेणी क्रम क्या होता है। भैया श्रेणी क्रम क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये आपका श्रेणी क्रम तो है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने अगर इसी के साथ अब ये वाला प्रतिरोध ये सीधे 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 इसमें तो आ रहा है, यानी अब ये ऐसा मत समझना कि सर ये ऊपर ऊपर ऐसे हो गया, समांतर में हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। एक सेल को हमने एक ही तार से तो जोड़ रखा है, अगर हम 2 तारों से अलग अलग तार से जोड़ते हैं तब ऐसा होता है कि वो समांतर क्रम में होते हैं। अभी किस सीरीज में, समान सीरीज श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को 10 रुपये दिए, कितने दिए, 10 रुपये दिए, और किसी ने आकर ने छोटे बच्चे ने उसे 2 रुपये और दे दी, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 12 रुपये हो जाएंगे। यानी क्या करते हैं हम सदैव जोड़ देते हैं। देखो मैंने वही किया, जब भी हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो कैपिटल आर यानी कि बाह्य प्रतिरोध कितना है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, टोटल जोड़ देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। जैसे मान लो ऐसे समझो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक सेल ये जुड़ा हुआ है और एक हमने छोटा सेल यहाँ पे जोड़ दिया, तो भैया हमें टोटल से जितनी भी धारा मिलेगी वो कुंजी तक पहुँचेगी? बोलो नहीं पहुँचेगी? बोलो पहुँचेगी ना। जैसे मान लीजिए आपने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो भैया हमें वोल्टता कितनी मिलेगी, 9 वोल्ट मिलेगी ना, यानी जुड़ जाता है ना प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध आपका R प्लस R हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आप जानते हो ओम का नियम सर होता है I बराबर B अपॉन R। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब यहाँ पे B क्या है, B क्या है यहाँ पे, वैद्युत भागफल सेल का है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, B की जगह पे E लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, I बराबर E अपॉन R, और वो भी कैसा, तुल्य प्रतिरोध, तो R प्लस R हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? I बराबर E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। बोलो। तो देखो मैंने वही लिखा, I बराबर E अपॉन R प्लस R। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बट्टे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलो कि E बराबर I ब्रैकेट ऑफ R प्लस R, तो क्या हो जाएगा, मैंने I का अंदर गुणा कर दिया तो IR प्लस I स्मॉल r। क्लियर है यहाँ पे, ये स्मॉल r हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आपको याद है B बराबर IR होता है सर? बोलो होता है कि नहीं होता है? आपका मैंने ओम के नियम में लिखवाया था B बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे जहाँ आई आर कैपिटल आ रहा है वहाँ मैं B डाल सकता हूँ। बोलो डाल सकता हूँ ना। तो देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
यहाँ पे देखना ई बराबर इसकी जगह तो बी हो गया सर, इसकी जगह तो बी हो गया। देखो ये आपका आई आर है, आई आर रहा। अब ये मत कहना सर स्मॉल आर है, ये तो स्मॉल आर है तो प्रतिरोधी, बट है प्रतिरोध पर ये स्मॉल यानी आंतरिक प्रतिरोध है। हम ज़्यादा बाह्य प्रतिरोध को लेकर चलते हैं क्योंकि ओम के नियम में सिर्फ प्रतिरोध की बात हुई थी, ना कि आंतरिक प्रतिरोध की। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। गुड, चलिए देखिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बन गया संबंध ई और बी प्लस आई आर। यहाँ तक क्लियर है, बोलो कोई डाउट? गुड, तो यही आपका संबंध है किसमें, सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत भागबल में संबंध क्या होता है, ई बराबर बी प्लस आई स्मॉल आर। याद रखना यहाँ पे स्मॉल आर होता है। क्लियर बच्चों, यह सेल का वैद्युत भागबल टर्मिनल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। यहाँ तक क्लियर, बोलो बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो बोलो कंप्लीट, जल्दी फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में ये ओके बोलो, जल्दी बोलो। अगर आपको समझ में आया तो ओके एंड डन, ये दोनों चीज़ें लगा के हैशटैग करके बोलो, हैशटैग ओके ऐसे बोलो, हैशटैग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से किस तरीके से बोलेंगे, हैशटैग ओके लिखिएगा ध्यान से, इससे मालूम पड़ेगा हाँ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है भाई। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, दो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, उसके बाद किरचॉफ के नियम की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। एक सेल में खुले परिपथ पर विभवांतर 6 वोल्ट है। देखिए एक बात बता दूँ, आप लोगों को ये लगता होगा सर एक टॉपिक कराते हैं न्यूमेरिकल करा देते हैं। यस बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा वो क्लियर कब होगा, जब आपको हर चीज़ उसके बारे में समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको तुरंत न्यूमेरिकल करवाता हूँ, जिससे आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए और ये भी मालूम पड़ जाए कि इस टॉपिक से संबंधित किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 2 एम्पियर की धारा पर 4 वोल्ट का लगा हुआ है, तो आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो देखिए भाई क्या क्या दे रहा है हमें, खुले 6 विभवांतर का वोल्ट दे रहा है आपको, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, ई। एक बात याद रखना, अब आपको सर समझ में आ रहा होगा सर ये 1 वोल्ट ये भी है आपका देखो, और 1 वोल्ट आपका विभवांतर ये भी है, तो हम सर कौन सा ई माने और कौन सा बी माने, ये दिक्कत होती होगी आपको। देखिए ध्यान से तो समझना, जब भी वो कहे सेल का विभवांतर तो सदैव क्या होता है, ई। ठीक है, और जब भी वो कहे कि धारा के बाद इतनी वोल्टता मिलती वो होता है सदैव बी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो हमने क्या किया सर, ई बराबर 6 वोल्ट हो गया, बी आई बराबर 2 एम्पियर हो गया, बी बराबर 4 वोल्ट हो गया। हमें सूत्र मालूम है सर क्या होता है, ई बराबर बी प्लस आई आर। पूछा स्मॉल आर है तो स्मॉल आर बराबर में निकालना है। हमने क्या किया, ये बी आपका इधर आ गया, कैसा हो जाएगा माइनस, और आई इंटू में तो कैसा हो जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा। अब मैंने सभी की वैल्यू लगा दी, ई का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 4, आई का मान कितना है 2, तो भाई और कितना बचेगा आपका 2/2, यानी कि 2 एकम 2, क्या देंगे 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध होगा। बोलो किस बच्चे को समझ में नहीं आया, बोलिए फटाफट। 2 सेकंड देता हूँ, फटाफट शांति से फटाफट इसे देखो, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको ही करना होगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए, बोलो क्लियर है ना? गुड, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना होगा, फटाफट कॉपी में नोट करिए। एक सेल का वैद्युत भागबल है, देखो यहाँ पे इसने स्पष्ट कर दिया, यानी ई आपको दे रहा है। आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर दे रहा है 1 ओम, कह रहा है सेल को 14 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया। भैया आंतरिक प्रतिरोध दे रहा है, उसके बाद इस प्रतिरोध दे रहा है। और याद रखना जब भी बड़ा प्रतिरोध दिया हो तो वो सदैव बड़ा ही होगा, यानी कैपिटल आर होगा। याद रखिएगा, मान ज़्यादा होगा तो कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये आपका ई हो गया। क्या कह रहा है, प्रतिपथ में प्रवाहित धारा का सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी कि क्या निकालना है आपको, वी का मान निकालना है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? देखो क्या हो जाएगा आपका, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर बी प्लस आई आर। बोलो हो जाएगा यहाँ से। देखो हमें क्या मालूम है, ई मालूम है आपका कैपिटल आर का मान। अब यहाँ पे देखो बी का मान नहीं मालूम है, इस बी का मान हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी जगह पे बी बराबर आई आर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें मालूम नहीं होगी, वहाँ से आप इंटरचेंज कर लेंगे। आर का मान मालूम दिया गया आपको, यहाँ से आप निकालेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, 12 वोल्ट का सेल का वैद्युत भागबल है, इसके मतलब ई दे रहा है। आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर दे रहा है, अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा गया। ठीक है भाई, तो सेल का टर्मिनल अंतर क्या होगा जब इसमें एम्पियर यानी 60 एम्पियर की धारा, ई दे रहा है, आर दे रहा है, आई दे रहा है, आपको बी निकालना, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डालिए फटाफट, किरचॉफ के नियम। जल्दी हेडिंग डालो फटाफट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, डालिए सभी ने, बहुत अच्छे। चलिए किरचॉफ लॉ, जिसे इंग्लिश में लिखना लिख सकते हैं भाई। अच्छा चलिए पहले इसे देखो,
तुम लोगों की आदत मतलब ख़राब क्या है, इसे देखने लगते हो। इसे मत देखो, मेरी बात को ज़रा गौर से सुना करो। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें कभी कभी हमें क्या होता है, देखने से ज़्यादा समझने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो समझो पहले ये क्यों है, किरचॉफ का नियम क्या है सर, इसकी हमारे दैनिक जीवन में क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि राठौर सर हर चीज़ को एकदम डीपली यानी गहराई से लेते हैं, क्योंकि दिमाग में तब तक हमें नहीं समझ में आएगा जब तक हम उसकी गहराई में अपनी दैनिक लाइफ से नहीं जोड़ेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसका क्या प्रयोग पड़ा। मैं छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा एक सेल होता है, बोलो होता है ना सर, हमने एक सेल लिया, दो सेल ले लिए, आराम से जोड़ दिया और हमने क्या किया, हमने एक बल्ब को जलाया, बहुत अच्छे से जला सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल तक तो ठीक था। लेकिन अगर मैं वहाँ पे ये कह दूँ कि आप 100 सेलों को ले लो या अनगिनत सेलों को ले लो, तब बताओ कि हम किस तरीके से धारा प्रवाहित करेंगे, कितनी मिलेगी। अब तुम्हारा दिमाग चकराएगा, चकराएगा। मेरा वो कौन सा गाना है, सर मेरा चकराए ये दिल डूबा जाए, है ना, वही है सर मेरा चकराना। यानी कहने का मतलब अगर 100 आप सेल लगाओगे तो कंडीशन वहीं पे मतलब एकदम जटिल होने लगेगी, एकदम हार्ड होने लगेगी। आप समझ नहीं पाओगे कि अरे करें तो क्या करें। तो बच्चों ये टॉपिक उसी का ही है। मतलब जब ओम का नियम फेल हो जाता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में ओम का नियम नहीं लग पाता है, क्योंकि बी बराबर आई आर होता है, आप जानते हो भैया, किसी में भी धारा प्रवाहित या वोल्टता प्रवाहित होगी तो ओम का नियम तो लगना लाजमी है। तो ओम का नियम तो कहीं तक तो ठीक था कि सर R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R100 हो गया। लेकिन कभी कभी कंडीशन इतनी हार्ड हो जाती है कि ओम का नियम वहाँ पे फेल हो जाता है। तब हम क्या करें, तब उसके बाद आए कि भैया, जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हुआ और किसी दोस्त ने उसे मारा पीटा, और क्या हुआ, जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई, तो क्या करते हैं, स्थिति कंट्रोल से बाहर होगी तो वो अपने बड़े भाई को बुलाते हैं, कहते भैया अब तू आ, अब मुझसे संभल नहीं रहा है। मान लीजिए ये हमारा कोई छोटा चेतन है और किसी बंदे से लड़ रहा है, मान लीजिए कोई भी अपनी कोचिंग का बच्चा ले लो, ठीक है, ये इसे मार रहा है। अब ये थोड़ा सा बड़ा निकला तो ये इसे क्या करेगा, कूद डालेगा। अब समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारे लोगों के दिमाग में बड़ा जल्दी मतलब अपने दिमाग में छवि बना लेते हो, है ना, भलाई को। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, भाई स्थिति बाहर होगी तो क्या किया उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, अपने भाई को, बड़े भाई को बुला लिया, कहता अब मामला इससे निपटा, ठीक है। तो क्या करते हो, यानी कि जब तक नॉर्मल कंडीशन थी तब तो ओम का नियम याद आया, लेकिन जब कंडीशन हार्ड होगी तो क्या हुआ, उनके पिताजी यानी किरचॉफ जी आए, उन्होंने कहा बेटा तू साइड से हट, मैं क्या करता हूँ, अब इसकी स्थिति को मैं कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, यानी कि अब आप नॉर्मल तरीके से समझिए कि अगर स्थितियाँ जटिल हों तो उस स्थिति में हम किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, उन्हें देखते हैं क्रमशः। देखो मैंने इसमें भी वही चीज़ मेंशन की है, सरल वैद्युत परिपथों को हम ओम के नियम की सहायता से करते हैं, बिल्कुल करते हैं, परंतु अनेक जटिल वैद्युत परिपथों को इस नियम की सहायता से हल करने में असुविधाजनक और कभी कभी असंभव होता है। ऐसे जटिल ही परिस्थितियों में सरलता से हल करने के लिए 1842 ईस्वी में भौतिकविद गुस्ताव किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम संधि का नियम और द्वितीय नियम लूप का नियम। यानी याद रखना, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन मालूम है कैसे पूछा जाता है, वो कहेगा आपसे कि किरचॉफ के प्रथम नियम को किस नाम से बुलाया जाता है, तो यह संधि का नियम, ठीक है बच्चों। और अगर वो कहे कि द्वितीय नियम किस नाम से बुलाया जाता है तो लूप का नियम। क्लियर है यहाँ तक, फटाफट लिख लो इसे, जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिए फटाफट। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं अगली आगे चलते हैं। पहला नियम फटाफट हेडिंग डालो, पहली हेडिंग डालो, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी अथवा संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। इसे जंक्शन यानी संधि को इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। फटाफट डालिए, हेडिंग डाल दी, गुड, डाली सभी ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को पहले लाइक करो बच्चों। भाई मतलब मैंने 2 दिन क्लास नहीं ले पाई तो काफ़ी मस्ती मार रहे हो ना भाई। चलिए आज मैंने इसीलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया है और काम थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो ऐसे करना सभी, और मुझे चाहिए, याद रखना, ये मुझे 5 जैसे ही हो जाए। आप लोगों की सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है मालूम है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, मैं खुल के बोलता हूँ, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं। यस, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मेरे लिए दोनों सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई में फीमेल जेंडर का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं सर, ठीक है बच्चों। समझिएगा ध्यान से, आप लोग अपना जैसे ही वर्क करो फास्ट तुरंत उसे फ़ोटो क्लिक करो, मेरे पास भेजो,
ठीक है, जिससे मुझे ही मालूम पड़ जाता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब अपना काम समय से कर रहे हैं। और ये भाई आप ही के लिए अच्छी बात होगी कि सर के लिए मैं कितनी अच्छी छवि बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। भाई सीधी सी बात है, आप अच्छा पढ़ोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम समय से करता हूँ। नहीं तो आप लोग खुद ही देखते हो, आप लोगों के स्कूल टीचर क्या कर रहे हैं इस समय, वो 2 दिन दे देते हैं, 2 दिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो मालूम है काम आप मिलता नहीं, पता नहीं करते कि नहीं करते, तो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आता। अब मुझे यहाँ पे क्यों मैं इतना मतलब आप टाइम निकाल कर आपके लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ाना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अब प्रथम नियम संधि का नियम डाल लिया भैया, ऐसे मत देखना, रियलिटी बता रहा हूँ, दिमाग में घुसोड़ दूंगा 1 सेकंड में, बस बेफिक्र रहो, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। संधि का नियम हम इसे इंग्लिश इसे पकड़ते हैं, इसे जंक्शन, जंक्शन हमें कहीं लिखा दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? स्टेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए इसका मतलब जंक्शन, आपने देखा है आगरा जंक्शन, टूंडला जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, यानी ये सिकोहाबाद जंक्शन, ये क्या है? जंक्शन का मतलब सर फिरोजाबाद जंक्शन क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? आप लोगों ने देखा होगा जंक्शन का मतलब होता है बेटा जहाँ 2 लाइनों से ज़्यादा लाइनें निकली हो। मतलब ये आपका स्टेशन है, एक इधर से लाइन आ रही है, एक इधर से लाइन आ रही है, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई। मतलब ये है कि ऐसी स्टेशन जहाँ से कई रास्तों के लिए लाइनें निकली हो, मतलब एक चौरा, अपने रोडों को चौराहा बोलते हैं, इसी प्रकार स्टेशन को जंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा सिकोहाबाद जंक्शन है, एक फिरोजाबाद से जो गाड़ी जाती है, एक चलेगी कानपुर की तरफ, एक चलेगी फरुखाबाद की तरफ, आपने देखा है, यानी ये 2 लाइनों से ज़्यादा लाइनें निकल गई, तो हम किससे क्या कहें? जंक्शन। आपने देखा होगा टूंडला को जंक्शन क्यों बोलते हैं कि सर आगरा से भी आती है, अलीगढ़ से भी आती है, मथुरा से भी आती है, और फरुखाबाद से भी, फिरोजाबाद से भी आती है। तो क्या होता है, कंडीशंस इसमें कैसी हैं आपकी, मतलब एक तरीके से 2 से अधिक लाइनें निकल रही हैं। देखो मैंने फिगर में दिखाया, फिगर थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्टेशन है आपकी, एक इधर से लाइन आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये क्या है? एक जंक्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर फिगर देखेंगे, समझेंगे। किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब समझिएगा ध्यान से, जैसे ये स्टेशन है, एक आई कानपुर से गाड़ी, एक आई आगरा से गाड़ी, एक चलेगी फरुखाबाद की तरफ, एक चलेगी आपकी मैनपुरी की तरफ, जो भी यानी कि कानपुर की तरफ। इसका मतलब ये है कि एक बात बताओ, क्या फिरोजाबाद में एक भी गाड़ी हमेशा के लिए खड़ी रहती है? बोलो, नहीं रहती है ना। इसका मतलब जितनी आएंगी उतनी जाएंगी, ये कंफर्म है ना। मतलब मान लीजिए आपके मम्मी ने आपको दिए 5 रुपये, कितने दिए? 5 रुपये। बहुत अच्छी बात है, जिसे मम्मी ज़्यादा रुपए देती हैं और जिसे नहीं देती हैं तो उसके लिए बड़ी दुखद घटना है, कोई बात नहीं है। 5 रुपये दिए मम्मी ने, भैया आया, भैया 5 लूट ले गया, मतलब समझे, इसके क्या पास क्या बचा? बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 रुपये। मतलब समझ गए ना, यानी जितनी आएंगी उतनी जाएंगी, ये कन्फर्म है। बोलो समझ में आ रहा है? यानी क्या हम बोल सकते हैं, देखो मैंने इसलिए अथवा में डेफिनेशन दी है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदा बराबर होता है। मतलब 2 आई 2 चली गई, मतलब क्या होगा? दोनों ट्रेनें आई, दोनों ट्रेनें चलेंगी, तो यहाँ पे क्या बचा? 0। इसीलिए मैंने कहा कि बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। तो 2 लाइनों में भी समझ सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आती तो तीसरी मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, अथवा में डाल सकते हो। क्या? किसी परिपथ पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। होता है, बोलो बोलो, होता है। देखो कैसे, यहाँ पर सूत्र के अकॉर्डिंग देखो, I1 I2 I3 जा आ रही हैं और I4 I5 जा रही हैं, मतलब यही तभी तो जा रही हैं, तभी तो माइनस होगा। बराबर कैसा होता है? सदैव शून्य होता है। देखो मैंने लिखा हुआ है शून्य, बोलो लिखा हुआ है शून्य। अब देखो, अब ये फिगर समझने की बारी आ गई, ध्यान समझना। देखो एक I1 आ रही है, वेरी गुड आ रही है, I2 आ रही है, वेरी गुड आ रही है, I3 आ रही है, तो मैंने क्या किया? I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आ रही है, और देखो I4 जा रही है, देखो ये निशान ऐसा है, ये निशान ऐसा, I5 जा रही है, यानी माइनस I4 माइनस I5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? शून्य। क्यों? क्योंकि भैया जितनी आई वो किसी न किसी रास्ते से निकल गई। अब ये मत कहना सर I1 I2 आई थी, 3 आई थी, 2 निकली, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसके माध्यम से निकल जाएंगी, मतलब समझ रहे हो ना। अब देखो ये सूत्र देखो, इसीलिए मैंने बनाया आपका I1 माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, यानी सदैव कैसा होगा? 0 होगा। यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। मतलब 2 आए
2 चले गए तो बचा क्या, कुछ नहीं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देखो मैं फाइनली एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा सभी। अगर आपसे कोई कहता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, तो आप क्या कहोगे, सर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव बराबर होता है या शून्य होता है। आप बिल्कुल बोल सकते हो, यस बिल्कुल बोल सकते हो, का बीजगणितीय योग शून्य होगा या सदैव बराबर होगा। काम खत्म, बस बिल्कुल फिनिश। ठीक है, 3 डेफिनेशन हो गई अब आपको। मैंने देखो अथवा में बिल्कुल एकदम ऑफिशियल लिखा दी हैं, एग्ज़ाम के तौर पे लिखा दी, कुछ बड़ा लिखना हो तो, और आपको याद करने योग्य भी मैंने आपको बता दी है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। फिगर बनाना है आप लोगों को, सूत्र भी लिखना है आपको। ये सूत्र एक तरीके से हैं, ठीक है बच्चों, ये आपका मुख्य सूत्र है, ये समेशन है। यस बच्चों, मैं बता दूँ आपको, ये आपका समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। इस समेशन को हम यहाँ पे फिजिक्स में बीज गणितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज गणितीय, याद रखना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, धारा का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ तक क्लियर। आज मैं आपको प्रथम नियम कराऊंगा, दूसरा नियम मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, याद रखिएगा। आज मैं इस नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि आपको तभी क्लियर होगा ये। पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कराया नहीं, पर आप करना होगा, मैं समझाऊंगा। कह रहा है 6.15 चित्र में, इसका नाम दे दीजिएगा 6.15 चित्र में परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें ध्यान से इन चिन्हों पर ध्यान देना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि सबसे मोस्ट वही है। पहली बात तो इसने क्या कहा, धारा आई का मान, आई हमें क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, इसका मान निकालना है। कोई बात नहीं सर, आने वाली धाराओं का प्लस होता है, जाने वाली का माइनस होता है, ये तो हमें मालूम है। तो ये आ रही है +5 हो गया, ठीक है सर। ये कौन सी आ रही है, ये भी आ रही है +7 हो गया सर, बिल्कुल सही है सर। 2 आ रही है सर प्लस, बिल्कुल 2 सही हो गया सर। अब जा कौन सी रही, ध्यान से देखना, जा रही है आई, यानी कि -i हो गया आपका, और -3 हो गया। ज़रा देखना, बोलिए ज़रा देखना ध्यान से, ये कितना था आपका 2, सॉरी थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, +5 +7, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, +2 कितना हो गया, 7 5 12 2 14। ठीक है, अब जाके कौन कौन सी रही है आपकी, एक 3 जा रही है, यानी कितना बचा 11। यानी कि भाई उसमें से ये तो आई आपको निकालना है। मतलब क्या करोगे आप, देखो ध्यान से फिर से देखो, 5 + 7 + 2 -3 -i बराबर क्या होता है, 0 होता है। सूत्र के अकॉर्डिंग बोलो तो 7 5 12 2 14, 14 -3 -i बराबर 0। यानी कितना बचा यहाँ से, बोलो 11 बचा आपका, 11 -i बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, i बराबर 11 एम्पियर। बोलो होगा नहीं होगा, बोलो क्लियर हो गया, आंसर निकल आया। यानी कितना निकला आपका, धारा आई का मान कितना होगा, 11 होगा। भाई 11 होगा तभी तो इन सब का मान शून्य होगा। बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा, गुड, समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला। अब ये वाला आपको करना है, कह रहा है 6.18 बिल्कुल है सर। चित्र में ओ पर निकलने वाली धाराओं का प्रदर्शित किया गया, तो धारा आई का मान निकालना है, बिल्कुल सेम। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आने वाली धाराओं का देखेंगे, आर सर ये तीनों रही हैं और जा ये तीनों रही हैं, मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को इसमें से घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। देखो कंडीशन देखना। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत परिपथ दे दी गई। पहले तो यही एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया। तो हम एक जंक्शन को पहले तोड़ेंगे। पहले हम देखेंगे इतने वाले पार्ट में कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, घटा लेंगे। फिर हम एक लाइन को बस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसे तोड़ेंगे, फिर इसे तोड़ने के बाद फिर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर इसे तोड़ेंगे। तो देखता हूँ कितने बच्चे इनका आंसर देते हैं। मुझे याद रखना, प्रत्येक बच्चे से उम्मीद है जो इस वीडियो को देख रहा है, इनके आंसर्स आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के, कितने 6 क्वेश्चन है भाई, 3 उसके 3 इसके, देखता हूँ इनके आंसर कौन देता है। मैंने कल एक चीज़ नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि आप लोग कार्य का मात्रक लिखेंगे। तो ईमानदारी से बताता हूँ, मात्र 4 बच्चों ने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया। एक बात बताइए, वीडियो लगभग 40 करीबन बच्चे देख लेते हैं, 34 से 40 के बीच में देखते ही देखते हैं। क्या आप लोगों के पास 2 सेकंड नहीं है कि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे पाएँ? भाई इससे मैं, आप लोग क्या समझते हो कि मतलब कुछ हो जाता है? इससे कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता। ईमानदारी से, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप मन में आ रहा होगा, अरे हम कमेंट करेंगे पता नहीं सर को कहीं पैसे ज़्यादा ना मिल जाए। भैया 1 रुपया नहीं मिलता है, ध्यान से समझना। बस मुझे इससे ये मालूम पड़ता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, कितना सीख रहे हो, समझ में आ रहा, कितने बच्चे वीडियो को लाइकली देखते हैं, समझते हैं। और कुछ बच्चे ईमानदारी से बता रहा हूँ बहुत अच्छा करते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। आप लोग खुद जा कर के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप खुद जा कर के देख सकते हो कि कौन कौन उसका कमेंट का आंसर देता है।
ठीक है। और मैं एक बच्चे का नाम तो ज़रूर लूँगा, बाकी का नहीं लूँगा मैं। एक तुषार जैन जो बच्चा है वो काफ़ी अच्छा है, हर प्रश्न का आंसर ज़रूर देता ही देता है, ये कन्फर्म है। तो इस बच्चे के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत मन से पढ़ता है, और मन से पढ़ने वालों का रिजल्ट सदैव अच्छा रहता है। आज मैं रिजल्ट से संबंधित लास्ट में टॉपिक बताने वाला हूँ। अब देखना बच्चों, अब जो आपका अंत में आ रहा है टॉपिक, ये देखिए ध्यान से, इसे मैं नहीं दिखाऊंगा, इसे दिखाऊंगा बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं इस समय मूल्यांकन केंद्र पे बिजी था, और बिजी हूँ भी अभी। मैंने इसलिए आज के लिए टाइम निकाल लिया, क्योंकि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि कल से विधिवत क्लास लगेगी, तो उसके लिए मैंने टाइम निकाला है बच्चों। ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं कि वो पता नहीं ये सोचते कि सर ये देखकर हमें नंबर ज़्यादा दे देंगे, और कभी कभी तो दया आ जाती है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ये देखिए, पढ़ने में उन्हें समय नहीं मिला। एक बच्ची थी ये कोई, और उसने कितनी समय में, सोच सकते हो कि इस आँख को बनाया होगा, इस तरीके से ड्रॉ किया, और लिखते हैं कि सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मतलब मुझे नंबर दे दीजिए। मतलब इससे देखने से हम लोग नंबर दे देंगे, बताइए। तो भैया मेहनत करो, आपको इस हद तक ना पहुंचना पड़े, इतनी मेहनत करो। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं नेक्स्ट। एक और बच्चे ने देखो कितनी मेहनत से दिखाया है हमें। देखिए, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। एक कॉपी का था, मैंने पिक ले लिया है, रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। कायदे में नहीं करना चाहिए और नहीं करूँगा मैं। देखिए ध्यान से, सब पैसे लगाते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है कि हम भी पैसे लगा सकें। हम, मेरी मेहनत ही हमारी कामयाबी है। कुछ मेरे पास है जो पैसे लगा रही थी, मतलब ये कोई बच्ची है, मैं देख रही थी पर मैं कुछ नहीं कह सकती, प्लीज़ सर। मतलब चलिए ठीक है, किसी ने पैसे लगाए। देखिए, पैसे लगाना बुरी बात है, और मैं बता दूं कि मुझे पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, मैं मेहनत में ही देखता हूं। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये सब क्यों मेंशन किया जाता है? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। पढ़ने पर ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक और स्टूडेंट, देखिए उसने तो पूरी एप्लीकेशन को मेंशन किया है। मतलब इसके पास इतना टाइम था कि एप्लीकेशन लिख दी इसने पूरी। ये तो ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लेता तो थोड़ा अच्छा कर सकता था। ये क्या किया इसने? सेवा में सर आपसे निवेदन है कि इस साल हम पढ़ाई नहीं कर पाए, मेरी मम्मी का देहांत हो गया, घर में परेशानी की वजह से कृपा करें सर। आप भी अपने माता पिता से प्यार करते होंगे सर, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी सर, आप मेरी मतलब मेहनत, मतलब हेल्प करें। अरे भाई ठीक है, कर देंगे हेल्प, लेकिन इतना तो कम से कम लिखो कि हम उस पर नंबर दे सकें। भाई ये तो होना चाहिए ना कम से कम। तो मैंने इसे देखा, फिर ये 2 नंबर से कम पड़ रहा था, तो मैंने पता मतलब कर दिया इसे, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ये वैध नहीं होता, गोपनीयता होती है इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी सी मुझे भद्दी लगी। और भाई मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मेहनत करो कि ये कंडीशन आप ना पहुँच पाओ। समझ में आ रहा है? देखिए चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक ने तो हद ही कर दी, सर मैं भी आपकी बेटी हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी तो सभी बच्चियाँ बेटियाँ हैं सभी, और मैं मानता भी हूँ, क्योंकि अच्छा करते हो। तो मैं सभी को अपने प्रेमानुसार अपनी बच्चियां, अपनी बहनें, अपनी बेटियां मानता हूं। तो बस अपनी मेहनत करो। आगे क्या क्या लिखा है इसने, देखिए ध्यान से। मैं भी आपकी बेटी हूं सर, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी माँ बहुत कष्ट से पैसा लाती है। अरे आपको ये तो चीज़ पहले सोचनी चाहिए, कष्ट से पैसा लाती तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। बोलो भाई, अगर आपको पता है कि कष्ट हो रहा है तो इस कष्ट को दूर हम तभी कर सकते हैं जब मेहनत करते हो। फिर क्या लिखा है, सर प्लीज़ मुझे मेरे ही पास कर दीजिए, मेरी मेहनत का भी फल दे दीजिए। भैया मेहनत का फल तब दिया जाता है जब आप करो कुछ। समझ में आ रहा है? अब जैसे तैसे इसे भी मैंने फिर देख लिया, पास कर दिया, क्या बताऊँ। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, और आप लोग भी उम्मीद किसी से मत रखिएगा, क्योंकि आपसे ये उम्मीद ना करनी पड़े, ऐसा काम करिएगा, ठीक है। मेहनत करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।